हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे अव्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पर मैं अव्यय से ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये ज़रूर फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है अव्यय, डी है विशेषण। तो जो अविकारी शब्द होते हैं वो होते हैं अव्यय, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये शब्द हमेशा अविकारी रहते हैं। इनका जो मूल रूप होता है वह हमेशा स्थिर होता है और यह कभी नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, ये शब्द क्या हैं? ये अविकारी शब्द हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है। ऑप्शन ए है उत्तर, बी है ठीक, सी है जापान और डी है कृष्णा। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है वो है ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है अव्यय, सी है विशेषण और डी है क्रिया। तो जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है अव्यय। अव्यय जो हैं वो कभी विकृत नहीं होते, यानी कि वह कभी भी बदलते नहीं हैं, इसलिए इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पर जो अव्यय के भेद हैं वो हैं 4, ठीक है। अव्यय। प्रश्न नंबर 5 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ऑप्शन ए है क्षण भर, बी है निसंदेह, सी है अन्यत्र और डी है अत्यंत। तो यहाँ पर जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वो है ऑप्शन डी अत्यंत, ठीक है। यह क्या? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और परिमाणवाचक जो होते हैं वो जो शब्द क्रिया का परिमाण बतलाते हैं, ठीक है, वे परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, बहुत कुछ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द है, ठीक है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो यहाँ पर जो अत्यंत है वह क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है संबंध बोधक, सी है समुच्चय बोधक या डी है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया, बी है क्रिया विशेषण, सी है संज्ञा या डी है सर्वनाम। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ठीक है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है क्रिया या डी है प्रविशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर जो धड़ाधड़ शब्द है यह क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, मुंबई के निकट पूना है। इसमें जो रेखांकित शब्द है यह क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, बी है संबंध सूचक, सी है सर्वनाम और डी है संज्ञा। तो यहाँ पर जो सही है वह है संबंध सूचक शब्द, ठीक है। निकट यानी कि किसी के नज़दीक, ठीक है। तो संबंध बता रहा है तो यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2 या ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पर जो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद हैं वो हैं 4, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है स्थानवाचक,
दूसरा है कालवाचक और तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक। ठीक है, ये चार क्या हैं? ये चार अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ऐसा लगा मानो बम फटा। ऐसा लगा मानो बम फटा। ठीक है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है स्वरूप बोधक, बी है संकेत बोधक, सी है उद्देश्य बोधक और डी है कारण बोधक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वरूप बोधक। ठीक है, ऐसा लगा मानो जैसे मतलब उनको कुछ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरूप बोधक शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है वह, बी है आया, सी है और डी है गया। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है और। ठीक है, और जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पर जो और है यह क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए है अर्थात, बी है अतएव, सी है अथवा और डी है आजन्म। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है वो है आजन्म। ठीक है, कौन सा है? आजन्म। ये क्या है? यह समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। और अर्थात, अथैव, अथवा ये सब क्या है? यह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? यहाँ पर जो ये की शब्द है इससे क्या बोध होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अथवा, बी है जोड़ने का, सी है कारण और डी है और। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही शब्द हो जाएगा वो होगा कारण। ठीक है, यहाँ पर कारण सही हो जाएगा। वह क्यों नहीं आया, यहाँ पर कारण पूछा गया है कि वह क्यों नहीं आया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है हर्षबोधक, ऑप्शन बी है शोक बोधक, ऑप्शन सी है संबोधन अव्यय और ऑप्शन डी है तिरस्कार बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षबोधक। वाह वाह मतलब खुशी हो रही है किसी बात की, तो यहाँ पर जो वाह, आह, धन्य, शाबाश इस तरह के जो शब्द हैं यह यहाँ पर आते हैं हर्षबोधक अव्यय में। ठीक है, जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय के अंदर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है व्याधिकरण, बी है संबंधीकरण, सी है समानाधिकरण और डी है समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो शब्द होते हैं वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अविकारी, बी है विकारी, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वह है अविकारी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है संबंध सूचक, बी है शोक सूचक, सी है आश्चर्य सूचक और डी है हर्ष सूचक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा शोक सूचक अव्यय। ठीक है, हाय, आहा, त्राही, त्राही इस टाइप के जो शब्द होते हैं वह शोक सूचक अव्यय में आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शोक सूचक शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है ठीक, बी है निकट,
सी है इधर और डी है कल। तो यहाँ पर जो निपात का उदाहरण है वो है ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ जानने के लिए, ठीक है, या प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समानाधिकरण, बी है व्याधिकरण, सी है विस्मयादिबोधक या डी है निपात। तो इनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है, निपात जो होते हैं मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। ठीक है, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है और निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य मतलब अतिरिक्त अर्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वीकृति बोधक निपात, दूसरा है नकार बोधक, तीसरा है निषेधात्मक, चौथा है प्रश्न बोधक, पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठा है तुलना बोधक और सातवां है अवधारण बोधक, अवधारणा बोधक भी हम इसको कहते हैं, और आठवां है आदर बोधक और नौवां है बल प्रदायक। ठीक है, यह 9 जो प्रकार होते हैं यह क्या होते हैं? यह निपात के प्रकार होते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? ठीक है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ठीक है, संबंध बोधक जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन, और यहाँ पर जो संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 14 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा है साधनवाचक, पांचवा है विरोधवाचक, छठा है व्यतिरेकवाचक, सातवां है उद्देश्यवाचक, आठवां है सहचर्यवाचक और नौवां है विषयवाचक और 10वां है संग्रहवाचक। ठीक है, 11वां है विनिमयवाचक और 12वां है सादृश्यवाचक, 13वां है तुलनावाचक और 14 है कारणवाचक अव्यय। ठीक है, यह 14 क्या है? यह अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के भाग हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।